दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री में से एक मिलिट्री यानी इजराइल की दुनिया की सबसे घातक, खतरनाक और पीछा कर घर में घुसकर कहीं भी आप छुपे हो, उनकी खुफिया एजेंसी आपको ढूंढ निकाल देगी और आपकी मौके पर ही हत्या कर देगी या आपको मार डालेगी। और इसकी भनक आपकी पड़ोस में रहने वाले लोगों तक नहीं लगेगी। लेकिन उसी देश में मिसाइलों और रॉकेटों की बारिश होती है। 20 मिनट के अंदर एक के बाद एक 5000 मिसाइल दागे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक कितनी मिसाइलें आ रही होंगी। उसके बाद मिसाइलों तक बात सीमित नहीं थी। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो इजराइल और गाजा पट्टी वाली जो बॉर्डर इलाका है, वहां पे जो बॉर्डर बने हुए थे उसे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। एक ही फोटो आपने देख ली, अब दूसरी फोटो देखिए। ये फोटो जरा साफ नहीं है, लेकिन इस फोटो को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो गाजा पट्टी में रहने वाले जो आतंकी हैं वो किस तरीके से गाजा से उड़कर इजराइल में आ रहे हैं। ये सिंगल हैंडली आ रहे हैं, मतलब इन्हें कोई उड़ा के नहीं ले रहा। इनके पास ऐसी मशीनें हैं जो बॉर्डर पार करने में इन्हें मदद कर रही हैं। हवा हो गया, जमीन हो गया, अब समंदर के रास्ते भी ये आतंकवादी इजराइल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब ये सारी चीजें कब हो रही हैं? क्यों 6 अक्टूबर 2023 शनिवार का दिन चुना गया, इसे अगर आप जान लेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्यों आतंकियों ने सिर्फ यही दिन चुना? आज हम आपको डिकोडिंग क्राइम में ये सारी चीजें बताएंगे। क्यों आतंकियों ने इसी दिन को चुना, कैसे जेरूसलेम या कहीं यरूशलेम भी जिसे कहा जाता है क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो गाजा है यहां से कैसे 5000 मिसाइल इजराइल में दाग दी जाती है। और इजराइल के नाक के नीचे इतना सब कुछ, इतनी प्लानिंग हो रही थी कि बुलडोजर से बंदे उड़ के आ रहे हैं, स्पीड बोट से आ रहे हैं और इजराइल को भनक तक नहीं लगी। वो इजराइल जो पूरी दुनिया की जासूसी तंत्र में सबसे स्ट्रांग मानी जाती है, उसे ये तक पता होता है कि किस मंत्रालय में कौन सा मंत्री क्या फैसला लेने वाला है, इसके बारे में जानकारी होती है। उसे ये नहीं पता लगा कि उसके बगल में रहने वाले या उसी के हिस्से में एक छोटा सा जो टुकड़ा है उसकी यहां से इतना बड़ा आतंकी कार्रवाई कैसे हो गई। पहली चीज। अब दूसरी चीज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अपाहिज लड़के ने इजराइल को घुटने पर लाकर रख दिया। अपाहिज लड़का कौन है और कैसे इस पूरे जो इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच में झगड़ा हो रहा है, एक अपाहिज लड़का कैसे इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, आज आपको यह भी हम बताएंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज, ठीक आज से 50 साल पहले क्या चीज हुई थी जिसे लेकर आज हर कोई बात कर रहा है, और इजराइल की बनने की कहानी क्या है। आज आपको हम कोई सतही चीज नहीं बताएंगे, अंदर घुस के बताएंगे। हो सकता है कि हम जो चीजें बताएं आप उससे इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपना कोई ओपिनियन ना दें, बल्कि आप जितने लोग सुन रहे हैं हमें कमेंट करके या अपने ओपिनियन, जो भी आपके ओपिनियन है, आप हमें सर्च करके बताएं। क्योंकि जो जमाना आ चुका है इसमें इंटरनेट हर किसी के उपलब्ध है। आप भी रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जो चीजें हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं या जिससे आप इत्तेफाक रखते हैं वो कितना सही है कितना गलत है, ये आप भी ढूंढिए। लेकिन जो आज हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल इन सबसे अलग होगा कि कैसे पैसों का जो बदौलत ये सारी चीजें कार्रवाई की जाती हैं, कैसे एक बिजनेस जो डील हुई थी उससे नाखुश होकर एक देश दूसरे देश को मदद करता है आतंकी कार्रवाई करने के लिए। अब जो गाजा है वो क्या है वो भी बताएंगे। इजराइल और वेस्ट बैंक की चीजें क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको धीरे धीरे हर एक चीज बताएंगे आज। अब जिस तरीके से जो अटैक किया गया गाजा पट्टी की तरफ से, जल थल नभ, यानी अगर आप इसे आसान शब्दों में समझें तो पानी से घेरा गया, आसमान से घेरा गया और पृथ्वी से घेरा गया, धरती से घेरा गया। जैसे दीपक ने पहले बताया कि तस्वीरें देखिए बुलडोजर से तोड़ रहे हैं, तो गाजा की तरफ से जब इजराइल पर अटैक किया गया तो ना सिर्फ एक मिसाइल छोड़ी गई या बम गिराए गए, लेकिन बुलडोजर से दीवार भी तोड़ी गई और पानी के ज़रिए भी अटैक करने की कोशिश की गई। और इसीलिए जो सीक्रेट एजेंसी, जो स्पाई एजेंसी बोली जाती है कि दूसरों के घर में घुसकर वो अपने ऑपरेशंस करके आती है, मोसाद, वो यहाँ पर फेल हो गई, क्योंकि हमास ने एक कोऑर्डिनेट करके तीनों तरफ से उन पर अटैक किया। लेकिन अटैक किया क्यों, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमेशा से जब से इजराइल बना है तब से
जब हमास पैदा हुआ वो तब से यही कह रहा है कि हमें किसी भी तरीके से इजराइल को हटाना है, हमें जितने भी उसने हमारे इलाके कब्जे किए हैं वो लेना है। तो इसकी शुरुआत आपको समझने के लिए चलना होगा 20वीं सदी में। अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो उस वक्त यूरोप में जो यहूदी रहा करते थे उन पर अत्याचार हो रहा था, उनके साथ दुराचार हो रहा था। खास तबके के लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे और उनके साथ गलत व्यवहार होता था। अब इसी के चलते जो यहूदी थे वो इधर उधर भाग रहे थे और ऐसा करते करते वो मिडिल ईस्ट के एरिया में आ जाते हैं। जो मिडिल ईस्ट का मैप आप देखें तो यहाँ पर जितने यहूदी थे जिनके साथ गलत हो रहा था, जिनके साथ दुराचार किया जा रहा था, वो भागकर मिडिल ईस्ट आते हैं। अब मिडिल ईस्ट में उस वक्त जो फ़िलिस्तीन थे इस एरिया में आकर ये लोग बस जाते हैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। कुछ यहूदी अलग अलग जगह पर भी जाते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में फ़िलिस्तीन के एरिया में आकर बस जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद जो फ़िलिस्तीन के लोग पहले से रह रहे थे वो तो रह ही रहे थे, पर इन लोगों की आपस में बनती नहीं है। धीरे धीरे इन लोगों की कुछ अनबन शुरू होती है। लेकिन उस वक्त अगर हम उस वक्त पर जाएं तो ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन का एक तरीके से जिस तरह से भारत पर हुकूमत की थी ब्रिटेन ने, उसी तरीके से उस वक्त ब्रिटेन वहाँ पर भी कब्जा करके बैठा था, वहाँ पर भी हुकूमत कर रहा था। लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी। ब्रिटेन ने वहाँ पर भी यही फूट करो और शासन करो वाला नीति अपनाई जो उसने भारत में अपनाई थी, और यही सब करके वहाँ पर हमेशा से एक विवाद पैदा रहा, विवाद बनता गया। लेकिन आखिरकार दिन आता है 14 मई 1948 का। अब इस दिन जो ब्रिटेन है वो कहता है कि ठीक है, एक देश घोषित करते हैं इजराइल जो यहूदियों का देश होगा, क्योंकि यहूदी जो है लगातार मांग कर रहे थे, बहुत लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे और कई जो वहाँ के लीडर थे वो उठकर ये बोल रहे थे कि देखिए इतने समय से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा जो काम यहाँ पर चल रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, पैसे भी लगा रहे हैं, तो हमें एक देश चाहिए, एक अलग देश चाहिए। और इसी के लिए जो ब्रिटेन है वो बंटवारा कर देता है और 1948 में एक देश का गठन होता है जिसे इजराइल कहा जाता है। अब इजराइल के पैदा होने के बाद आप ये डेट याद रखिए, 14 मई 1948 को इजराइल का जन्म होता है। अगले ही दिन कुछ देश होते हैं, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ये मिलकर एक संगठन बनाते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसे तो यहाँ काम चलेगा नहीं, क्योंकि जिस एरिया में इतने बरसों से हमारा आधिपत्य है वहाँ पर कोई आए और उनका नया देश बन जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे और यहूदी यहाँ पर बस नहीं सकते। तो अगले ही दिन वो लोग मिलकर इजराइल पर अटैक कर देते हैं और अटैक इतना विभत्स हो जाता है कि जो इजराइल है वो अपना आक्रामक रूप दिखाता है और लगभग आप ये देखिए कि 7.5 मिलियन लोग उस वक्त जो फ़िलिस्तीन का एरिया है वो छोड़कर भाग जाते हैं, वहाँ से पलायन कर जाते हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर बस जाते हैं। इस तरीके से इतना आक्रामक रूप इजराइल उस वक्त दिखाता है और जो उस वक्त फ़िलिस्तीन के लोग थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब बंटवारा तो हो ही चुका था, क्योंकि जो ब्रिटेन ने है वो बांट तो उसने दिया था कि देखिए ये आपका हिस्सा है, ये आपका इजराइल बन चुका है। अब जो फ़िलिस्तीन थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको ऐसा कुछ नहीं मिला था कि हम कहाँ पर रहें, हमारे लिए कौन सा देश है, आपने बना तो दिया, यहूदी तो आपने हमारे इलाके में घुसा दिए, लेकिन हमारा क्या है। तो इसके बाद फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, पूरी बातचीत होती है, एक संधि की जाती है और उसके आधार पर जो इजराइल है उसमें टुकड़े किए जाते हैं। इजराइल का जो एक हिस्सा आप मैप में देखेंगे ये पूरा इजराइल बनता है और साथ ही उसी के अंदर एक वेस्ट बैंक करके बनता है, वो फ़िलिस्तीन को दिया जाता है। इस वक्त आप मैप में जो देख रहे हैं यही वो इलाका है वेस्ट बैंक वाला। और तो और साथ ही इसी से एकदम सीधे आ जाइए, यहाँ पर देखिए गाज़ा पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये भी फ़िलिस्तीनियों की होती है। इतना ही नहीं, अब जो जेरूसलेम है जिसकी कहानी आप और जिसकी जो बहुत कितना उसका महत्व है ये भी आप अभी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उस वक्त जो यहूदी हैं यानी जो इजराइल वाले हैं और जो फ़िलिस्तीन हैं वो उनका कहना था कि देखिए यरूशलेम जो है वो हमारे लिए पवित्र है, तो यहूदी कहते थे हमारे लिए। तो जो यरूशलेम है वो दोनों के लिए ही बहुत गहरा हो गया, बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस पर जो यरूशलेम है उसको भी दो तरीके, उसे बांटा नहीं गया पर उसमें भी एक तरीके से दो हिस्से किए गए। हिस्से इस तरीके से कि जो वेस्ट वाला पार्ट है यरूशलेम का वो इजराइल के अंडर है, इजराइल उस पर कब्जा करता है, और साथ ही साथ जो ईस्ट का पार्ट है उस पर फ़िलिस्तीन कब्जा करता है, ये यरूशलेम का है। याद रखिए यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन एक तरीके से वो कब्जे में आता है, अंडर में आता है। तो वेस्ट वाला पार्ट यरूशलेम का जो था वो इजराइल पर था और ईस्ट वाला फ़िलिस्तीन की तरफ था। अब यहाँ तक गाज़ा पट्टी भी बन जाती है, गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन के अंडर आ जाती है, साथ ही साथ वेस्ट बैंक भी फ़िलिस्तीन चला रहा होता है, वहाँ पर फ़िलिस्तीन के जो नेता है उनका राज होता है, और इधर इजराइल पर इजराइल की जो मंत्री हैं, जो पार्टी है इजराइल की, वो राज करती है और यहाँ पर चुनाव वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। अब ये सब चीज़ें लगातार चल रही थी, लेकिन
फ़िलिस्तीनियों को ये रास नहीं आया कि किस तरह से यहूदी उनके एरिया में और बस गए, उन्हें पूरा पूरा राज्य पूरा देश दे दिया गया। फिर 1970 में यासिर अराफत नाम का एक शख्स होता है, वो उठता है और वो एक पार्टी बनाता है, PLO, फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उनका ये मानना था कि देखिए, जिन जिन जगह पर यहूदियों ने हमारे एरिया पर कब्जा किया है, हमारे लोगों को भगाया है, हम किसी भी तरीके से इजराइल को हटाएंगे और हमें अपना पूरा इलाका वापस चाहिए। जिस तरह से आप देखते हैं कई सारे देश ऐसे हैं जिनके अंदर ज़मीन को लेकर लड़ाई हो रही है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ज़मीन को लेकर लड़ाई थी, अपने आधिपत्य जमाने की लड़ाई थी। और इसी के चलते लगातार जो फ़लस्तीन है वो अटैक करते रहते हैं, हमले कराए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बम विस्फोट होते हैं और दोनों देश जो हैं एक दूसरे पर लगातार अटैक करते रहते हैं। अब ऐसे में उस वक्त जो इज़राइल के PM थे, यित्ज़हाक रबिन उनका नाम था, वो बुलाते हैं PLO यानी फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंत्री को, उनसे बातचीत करते हैं जिन्होंने उसका संगठन किया था। कहते देखिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लगातार हम लोगों के बीच हमले हो रहे हैं, हमारा जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पैसे हैं, इकनॉमी है, सब बर्बाद हो रही है, आपकी भी और हमारी भी। इस तरह से चीज़ें ठीक नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं तो आपको हम मदद देने के लिए भी तैयार हैं। मदद कैसी? कुछ पैसों की, कुछ सेना की, ऐसी आपको, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी क्या, बिल्कुल ही उसी के अंदर ही है, इसराइल के अंदर। आप देखें वेस्ट बैंक वहीं पर आपको दिख रहा है। तो वो कहते हैं कि हम आपको इसके बदले मदद वगैरह देंगे, आप ये सब टेंशन सारी छोड़ दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए। और इसी के आधार पर एक संधि की जाती है जिसके अंदर जो PLO है यानी फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो संगठन जिन्होंने उसे संगठित किया था, यासिर अराफत, वो कहते हैं ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सही है और आज के बाद से हम शांति के मार्ग पर चलेंगे और आपके साथ मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर नहीं ख़त्म होती। इसके बाद पैदा होता है हमास। अब किस तरीके से हमास पैदा हो जाता है, किस तरह से हमास लगातार इजराइल को परेशान कर रहा है, आप वो भी समझिए। देखिए, हमास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उससे पहले आप ये याद रखिए, जो हमास ने इस पर जो कार्रवाई की है इजराइल के ऊपर, जो गाज़ा इलाका, जिस तरीके से आप मैप में देख रहे होंगे, बहुत छोटा सा इलाका है। ये जो इलाका आप देख रहे हो अपने मैप में, यही वाला इलाका, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम कोई ओपिनियटेड चीज़ आपको नहीं बताएंगे, हम ये जो चीज़ें बताएंगे जो फैक्चुअल है। जो ज़मीन है, ये UN की रिपोर्ट की माने तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला, मतलब इसमें 20 से 25 लाख लोग इस ज़मीन में ही रहते हैं। बहुत ही कंजेस्टेड है। पानी के लिए, बिजली के लिए, हर एक बुनियादी चीज़ों के लिए गाज़ा पट्टी को इजराइल पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, जो गाज़ा है उसके बगल में एक इजिप्ट देश है यानी मिस्र, आगे समंदर है, पीछे इजराइल है। अब इजराइल ही एयर स्पेस और जो उनकी जो वाटर बॉर्डर है वही कंट्रोल करता है, मतलब हवा से जो भी काम होगी या समुद्र के से जो भी चीज़ें आएंगी, सब कुछ पर इजराइल का कब्जा है। अब गाज़ा पट्टी में, क्योंकि शुरुआत में कहा गया कि देखिए गाज़ा पट्टी बिल्कुल अलग हो गया था, तो नौकरी देने की वादे भी किए गए और कई लोग नौकरी करने के लिए इजराइल में अक्सर अप डाउन रोज़ करते भी हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन कहा जाता है कि नौकरी करने के बावजूद भी वहाँ के लोग हमास और फ़िलिस्तीन के लिए तरफ ज़्यादा वफादार थे। इजराइल ने कई बार कोशिश की कि उनको नौकरी देकर उन्हें मनाने की कोशिश की जाए, कि जिस तरीके से ऐसा लोगों का दावा है कि इजराइल ने उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन इजराइल के संसद में खड़े होकर भी उन्हें कहा गया कि ठीक है, जो गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोग हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी। लेकिन अक्सर जितने भी बड़े बड़े हमले हुए हैं वो गाज़ा की तरफ से हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा बुनियादी ढांचा बना लिया कि इतनी आसानी से उसे रॉकेट, मिसाइल सब कुछ मिल जा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हवा पे किसका कंट्रोल है? इजराइल का। समंदर पे किसका कंट्रोल है? इजराइल का। तो इनके उस हथियार कहाँ से आ रहे हैं? तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है, दो मतलब जाते हैं। जो बगल में बॉर्डर है इजिप्ट, अब ऐसा वहाँ का कहना भी है कि मिस्र का सीधे तौर पे उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने किसी भी तरीके की कोई मदद की हो। अब अगर वो जियो पॉलिटिक्स को नज़र से देखें कि कौन कौन से देश इसकी मदद कर सकते हैं, तो ईरान का नाम सबसे प्रमुख तौर पे आता है। नेतन्याहू से एक बार टीवी पर पूछा गया था कि आपको कौन सी देश से सबसे ज़्यादा खतरा नज़र आता है। नेतन्याहू ने कहा था कि सिर्फ 3 देश हैं, तीनों देशों का नाम ईरान ही है। अब ईरान से इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों होती है, हम आपको वीडियो में ये भी बताएंगे। लेकिन ज़मीन से 5000 मिसाइल दागे जाते हैं इजराइल की तरफ से, लेकिन जो उनके ऑपरेशन का नाम है अल-अक्सा फ्री, मतलब जो जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया है। अब ये जो अल-अक्सा मस्जिद है, ये कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है जेरूसलम में, या कहें यरूशलेम में। ये इजराइल की, आप समझ लीजिए कि
स्पिरिचुअल राजधानी भी है। यहाँ पर 3 प्रमुख धर्म हैं, ईसाई, यहूदी और मुसलमानों की। अब मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ इसको गौर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इजराइल की ज़मीन को लेकर इतनी ज़्यादा विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, क्यों लोग इसे सपोर्ट करते हैं और कैसे एक छोटा सा शहर 3 धर्मों के लिए इतना प्रमुख कैसे बन गया। अब जो मैं चीज़ आगे बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्रिश्चियनिटी या कहें जो जीसस हैं, उनके जन्म से 1000 साल पहले राजा सोलोमन थे। उन्होंने यहूदियों के लिए एक मंदिर बनाया। इस मंदिर को नाम दिया गया फर्स्ट टेम्पल। आप ये समझ गए, वो जेरूसलम में बनाया गया था। अब जो राजा सोलोमन है, इन्हें ईसाई और जो मुसलमानों में इस्लामिक में इन्हें पैगंबर का उपाधि भी दी गई है। अब राजा सोलोमन बना के चले गए, लेकिन उसके बाद बेबी लियोन को समय बदलाव होता गया तो उन्होंने आके पहला मंदिर तोड़ दिया। इसके 600 साल बाद या कहीं 500 साल बाद एक और मंदिर बनाया जाता है उनके द्वारा, उनके यहूदियों के द्वारा, तो इसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है। उसके बाद रोमन साम्राज्य आता है, फिर ओटोमन के साम्राज्य आते हैं और मंदिर का टूट टूट के हिस्सा एक दीवार ही बचता है। तो उसी दीवार को आज वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा यहूदियों के लिए मानी जाती है कि सब स्पिरिचुअल के हिसाब से यही एक दीवार उनकी आखिरी निशानी बची है उनके धर्म की, जिस पर वो सर रख के कई बार रोते नजर भी आते हैं। वॉल ऑफ विशर भी कहा जाता है, मतलब वो दीवार जहाँ पे आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकें यहूदियों के लिए। अब आप बात करते हैं ईसाई धर्म के ऊपर। ईसाई मतलब क्रिश्चियनिटी। अब आप समझ चुके यहूदियों के लिए फेवरेट क्यों है, क्योंकि यहूदियों की फेवरेट क्या कहें, स्पिरिचुअल वाली इतनी मान्यता क्यों है, क्योंकि उनके जो राजा हैं उन्होंने मंदिर बनाया, एक पहली मंदिर टूट चुका था, सेकंड टेम्पल बनाया, सेकंड टेम्पल में एक आखिरी दीवार बची है उनके धर्म की, बाकी कुछ भी नहीं बचा। ये रही यहूदी। अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर। क्रिश्चियनिटी में जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ईसा मसीह हैं या जो जीसस क्राइस्ट हैं, उन्हें सूली पर लटकाया जाता है और हाथ दोनों तरफ कील मारी जाती है, तारबंदी से चीज़ें बांधी जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से जेरूसलम में उस वक्त ज्यूइश या यहूदियों का वर्चस्व था, उनका टेम्पल था, तो उसमें एक ऐसा शख्स आता है जो उनके ज्यूज की बुनियादी ढांचे को चैलेंज करता है। एक क्या कहें, ऐसा बाबा कह दें जो आसान शब्दों में, ऐसा बाबा जो टक्कर दे सके या उनकी बुनियादी ढांचे को हिला रहा था। तो टेम्पल में जितने भी पुजारी थे वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से इसको रोका जाए। तो क्योंकि उस वक्त रोमन साम्राज्य था, तो उन्होंने रोमन साम्राज्य के गवर्नर के साथ मिलकर जीसस को पनिशमेंट दी। उन्हें कई कोड़े मारे गए, उन्हें सूली पर लटकाया गया, कील मारा गया और बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई। इसे लेकर उन्हें उस सूली पर चढ़ाया जाता है और ये कहानी है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की। अब क्योंकि ईसा मसीह का फिर उनको गुफा में ले जाता है, फिर वहाँ पे उनका जन्म होता है दूसरी बार, तो क्योंकि क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि जन्म जीसस का जन्म यहाँ पे हुआ था, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। आप समझ चुके हैं, यहूदियों के लिए आखिरी निशानी दीवार, क्रिश्चियनिटी का जन्म वहीं पे हो चुका था। क्रिश्चियनिटी से 1000 साल पहले यहूदियों का खुद का टेम्पल सब कुछ बना हुआ था यहाँ पर। तो उनका कहना है कि यहूदी का कहना है कि हम 1000 साल पहले आ चुके थे। फिर आते हैं जीसस क्राइस्ट। उसके बाद उसी दौरान ये कहा जाता है कि जो मुसलमान हैं वो उनके लिए ये चीज़ अहम क्यों हो जाती है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो पैगंबर है, जैसे पैगंबर इब्राहिम ने जो अपने बेटे इस्माइल की बलि देने की तैयारी भी यहीं पर की थी। अब मुसलमान मानते हैं कि जो डोम ऑफ द रॉक है वो जगह जहाँ पर जो पैगंबर मोहम्मद ने अपनी जन्नत की यात्रा इसी जगह से शुरू की थी। डोम ऑफ द रॉक, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जो गोल्डन कलर का मगरा दिख रहा होगा। ये यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा शुरू की थी। और पहले कहा जाता था कि जितने भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वो इसी की दिशा में होकर नमाज की अदा करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी जो हमारे मुसलमान साथी हैं वो नमाज कैसे अदा करते हैं, पश्चिम की दिशा की ओर होकर करते हैं। अब मक्का मदीना की तरफ करते हैं, लेकिन पहले कहा जाता था इनकी ओर देख के करते हैं। तो इसलिए यहूदी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और आपको अब समझ में आ गया कि किस तरीके से जो अलग-सा मस्जिद है और जितने भी वहाँ पे धर्म है, और ये जो अलग-सा मस्जिद और जो इनका आखिरी वाल है यहूदियों का, ये सिर्फ 2 एकड़ के अंदर ही है। मतलब कितने करीब है, आप ये चीज़ समझ सकते हैं, और कितना ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है। अब दिक्कत यहीं पर ये शुरू हो जाती है कि 3 प्रमुख जो धर्म है, वो जो मानने वाले लोग हैं, उनका धार्मिक स्थल एक ही जगह पर है, और यहाँ पे फिलहाल कब्जा किसका है? इजराइलियों का है।
अब इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि फ़िलिस्तीन चाहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये उनके अंडर आ जाए। यहूदी चाहते हैं कि क्योंकि वो शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ पर रहते आए हैं, इसलिए उनके अंदर हो जाए। अब जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियंस क्योंकि ईसा मसीह का जन्म उसी जगह पर हुआ था, इसलिए उसको और ज़्यादा पवित्र मानते हैं। लेकिन इस धार्मिक स्थल के लिए, जो इतना पवित्र स्थल है, उस पवित्र स्थल के लिए अब तक इतने खून बहाए जा चुके हैं कि इजराइल की ज़मीन आज जो खून से सींचा जा रहा है उसे, वो सब इसी एक स्थल के लिए हो रहा है। अब आगे क्यों चीज़ें हो रही हैं, ये तो हुई बात धार्मिक स्थल की। अब ये जो मैं चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बताएं कि जेरूसलम का महत्व क्या होता है। लेकिन जेरूसलम के बगल में अगर आप देखेंगे, वेस्ट बैंक भी है और इस तरफ गाज़ा पट्टी भी है। यहाँ पे हमास क्या है, हमास कैसे काम करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमास से जानने से पहले मैं आखिर में छोटा सा आपको जिस्ट बता देता हूँ। देखिए, जो हाल ही में अगर आपने देखा होगा, खबर आई होगी G20 समिट में। G20 समिट में भारत, सऊदी अरब और अफ्रीका के देश एक डील साइन करते हैं। डील ये साइन करते हैं कि सऊदी अरब से एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो अफ्रीका के देश के अंदर तक जाएगी। मतलब सऊदी अरब डायरेक्टली अब सीधा कनेक्ट हो जाएगा अफ्रीका के देशों तक, अगर किसी को बिजनेस करना हो। इसमें इंडिया ने भी हाथ आगे बढ़ाया। इंडिया ने कहा कि ठीक है, आप सऊदी अरब से वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं तो हम समुद्र के रास्ते आप तक पहुँच जाएंगे और सीधा अफ्रीका के देशों में पहुँच जाएंगे। बात समझ में आ गई। फिर इजराइल और सऊदी अरब की दोस्ती हो जाती है। किसके द्वारा मध्यस्थता की जाती है? अमेरिका के द्वारा, कि दोस्ती कीजिए। और सऊदी अरब से तेल अवीव तक एक रेलवे लाइन बिछाने की बात कही गई थी, जिससे बिजनेस करना और ज़्यादा आसान हो जाए। इन सब में दो देश पीछे रह जाते हैं। दो देश कौन है? तुर्की और ईरान। अब क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको दो बातों की बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि या तो एक धर्रा पकड़ सकते हैं या तो दूसरा धर्रा पकड़ सकते हैं। अब क्योंकि इजराइल की दोस्ती सऊदी अरब से हो चुकी थी, सऊदी अरब फ़िलिस्तीन के खिलाफ कुछ बोलता तो इजराइल और सऊदी अरब की दोस्ती टूट सकती थी। जो अभी नई नई दोस्ती बनी है, नए नए बिजनेस शुरू हुआ है, पैसे आ सकते हैं बिजनेस से। और जो ईरान है और जो तुर्की है, वो उन्हें लग रहा था कि बाकी दुनिया सब आगे निकलती जा रही है, ईरान के साथ तो इसलिए उन्हें गलत लग रहा है कि ना उनसे कोई तेल खरीद रहा है, ना उनसे कोई बिजनेस कर रहा है। अब जब रेलवे पटरी बिछाने की बारी आ रही है, उनके पड़ोस के देश में रेलवे की पटरी बिछाई जा रही है, जो उनके नंबर 1 दुश्मन है वहाँ तक पटरी जा रही है, और जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं वो सब इजराइल को अब सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो फ़िलिस्तीन का मुद्दा था, ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते पे जाता हुआ नजर आ रहा था। तो ईरान को लगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ना हमसे कोई बिजनेस कर रहा है, ना हमसे कोई पैसों की लेन देन कर रहा है, ना हमसे कोई तेल खरीद रहा है, और अब हमारे नंबर 1 दुश्मन को भी रेलवे पटरी बिछाकर उसे खिदमत की जा रही है। तब ईरान को ऐसा कहा जाता है कि हमास को सपोर्ट करता है गैरकानूनी तरीके से हथियार सप्लाई करके। लेकिन ये सप्लाई कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आखिरी में। लेकिन अब बात करते हैं कि जो हमास है, हमास एक्चुअली है क्या, और कैसे ये इतनी जल्दी और इतने फटाफट इतने लड़ाके तैयार कर लेता है, और इजराइल जैसे देश में जाकर हमला कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे आपने पहले यहाँ तक ये जाना कि सब कुछ सही हो गया था, इजराइल ने एक प्रस्ताव रख दिया था सामने PLO के, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने, कि देखिए आप लोग अगर हमारे साथ रहेंगे, आप अपने देश को ठीक से चलाइए, हम अपने देश को चलाते हैं, हम आपको आर्थिक मदद देंगे, साथ ही साथ आपको सैन्य मदद भी मिलेगी। अब उस वक्त जो फ़िलिस्तीन के मंत्री थे, जो नेताजी थे, वो साइन कर देते हैं संधि पर और शांति वार्ता हो जाती है। लेकिन इसके बाद उसी पार्टी से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, कुछ लोग उठते हैं और बोलते हैं कि देखिए आपने इजराइल के साथ जो भी समझौता किया हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमारी है और हमारी ही रहेगी, हमें वो वापस चाहिए, चाहे वो यरूशलेम हो, गाज़ा पट्टी हो, या जितना इजराइल है वो सारा हमारा इलाका था, हमारे लोग वहाँ रहते थे, आप किस तरीके से उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके बाद आपस में अनबन होती है और फिर मौलवी शेख अहमद नाम के एक शख्स 1987 में हमास का निर्माण करते हैं। वो अपाहिज थे, उसके बावजूद वो एक स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं,
लोगों को समझाते हैं कि देखिए वो आपकी ही ज़मीन थी और आपको वापस लेनी होगी, और इसीलिए वो हमास का गठन करते हैं। अगर हमास का मैं आपको पूरा नाम बताऊं तो वो है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। ये जो पूरा संगठन बनाया गया, इसका मकसद था, इसका मंसूबा सिर्फ एक था कि हमें इस्लामिक समाज की स्थापना करनी है। जितने भी लोग वहाँ से भगाए गए थे उन्हें वापस लाना है, जो भी अपनी जगह छोड़कर गए थे लोग उन्हें वापस लाना है, और इसीलिए हमास की स्थापना कर दी गई। अब यहाँ तक जो इज़राइल था उसने वेस्ट बैंक पर अपनी सेना लगा रखी थी, गाज़ा पट्टी पर भी लगा रखी थी, लेकिन धीरे धीरे जो हमास है वो अलग हुआ, उसने गाज़ा पट्टी पर पूरी तरीके से अपना आधिपत्य जमाया, और इसके बाद लगातार वो इज़राइल पर अटैक करता रहा। यह आप ध्यान रखिए कि वेस्ट बैंक की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसलिए उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती गई। जो बाकी देश हैं बड़े बड़े वो भी आर्थिक मदद दे रहे थे, हथियार वगैरह भी दे रहे थे, ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही थी। जिस तरह से बाकी देशों की एक मदद की जाती है उस तरीके से वेस्ट बैंक की मदद की जा रही थी, जहाँ पर फ़िलिस्तीन राज कर रहा था। लेकिन वहीं पर जो दूसरी ओर गाज़ा पट्टी पर अगर हम जाते हैं, वहाँ पर उस वक्त हमास ने पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया था, वहाँ के लोगों को बरगलाना भी शुरू कर दिया था, और लोग उनके झांसे में आ भी गए थे। और इसके बाद वहाँ पर चुनाव भी कराया जाता है, और अगर मैं चुनाव की बात करूँ तो 2006 में हमास जीतता भी है। इसके बावजूद 1997 में, सोचिए 2006 में हमास जीत रहा है, और 1997 में अमेरिका ने उसे घोषित कर दिया था कि वो एक उग्रवादी संगठन है, एक आतंकवादी इस्लामिक संगठन है जो लगातार लोगों को मार रहा है, अटैक कर रहा है, और इजराइल को बार बार उस पर बम विस्फोट कर रहा है। और इसीलिए अमेरिका ने साथ ही साथ जो बाकी देश हैं सब ने मिलकर उसे एक इस्लामिक आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद 2006 में इलेक्शन होता है गाज़ा में, और वहाँ पर फिर एक जो पार्टी होती है उसका नाम मैं फ़िलहाल भूल रही हूँ, कुछ खफत या ऐसे कर कुछ नाम होता है, वो हार जाती है। बकौल उसके 2006 में हमास जीत जाता है उस जगह पर, और लोगों को वो फिर अपने झांसे में लेता है। और इसके बाद उन लोगों को, जैसे कि दीपक ने पहले बताया था कि वहाँ से इज़राइल से बहुत सारे ऑफ़र्स भी आ रहे थे कि ठीक है, हम गाज़ा में जो लोग रह रहे हैं वो दरकिनार हो चुके हैं तो उन्हें ऑफ़र दिए जाएंगे। अगर मैं आपको इलेक्शन की बात करूं तो पिछले इलेक्शन में ही अगर जो इज़राइल का लें तो 20,000 लोगों को ये कहा गया था कि गाज़ा के लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। तो हमास इसके लिए भी वहाँ के लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है, इज़राइल जाना है तुम इसके लिए जाओ, लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट उन लोगों का अपने पास ही रखा है। उन जितने भी नौजवान हैं उन्हें बरगला कर अपनी टीम में भी मिला रहे हैं, और बहुत से लोग खुद से भी जा रहे हैं। तो वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं वो पूरी तरीके से हमास के सपोर्ट में हैं। वो भी हमास की तरह यही चाहते हैं कि जो भी हो, हमें इजरायलियों को भगाना है, हमें पूरा जो समाज है वो इस्लामिक बनाना है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर अपनी एक तरीके से अपना झंडा फहराना है, अपनी विजय स्थापित करनी है। और माफ़ करिएगा, जो पार्टी का नाम मैं भूल रही थी उसका नाम फतह है। फतह को हराकर हमास 2006 में जीती थी। अब अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं कि हमास जो है किस तरह से काम करती है, इनके लीडर कौन है, अभी की अगर बात करूं तो एक इनका सबसे पहले पोलित ब्यूरो होता है जिसके अंदर 15 सदस्य रहते हैं। अब इस वक्त जो उसके हेड है वो है इस्माइल हानिए। इनके नीचे एक शूरा काउंसिल होती है, क्योंकि जो हमास है वो पूरी तरीके से शरिया कानून के तहत चलता है। तो इसमें कई तरीके से एक डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। अगर इनकी हम चुनाव यानी पॉलिटिकल लीडर भी देखें तो वो भी सबसे आखिर में आते हैं। उससे पहले इनके जो इनके शरिया के मुताबिक इन्हें चला रहा है, जिस तरीके से कानून लागू होने चाहिए, जो रूल्स होने चाहिए, वो सबसे ऊपर बैठते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, मान लीजिए कोई नेता बनकर बैठा, कोई अब जैसे हमारे देश में विधायक की है, अगर वहाँ पर ऐसा कुछ है तो वो बन के बैठा, तो वो सबसे आखिर में आते हैं। इसके बाद इनके वेस्ट बैंक मामले, यानी कि जिस तरह से गाज़ा पट्टी में भले हमास है लेकिन वेस्ट बैंक को वो अपना ही मानते हैं कि वहाँ पर क्योंकि फ़िलिस्तीन रहते हैं, तो वहाँ पर जितने भी मामले हैं उनके लिए एक मुखिया बिठाया जाता है। साथ ही साथ इजराइल ने जो सैनिक कैद कर रखे हैं, कितने सैनिक कैद कर रखे हैं, क्या उनका काउंट है, हर साल कितने अटैक किया जाता है, इसके लिए भी उनके एक सदस्य बैठे हुए हैं जो मुखिया हैं, जिनका नाम है मुखिया सालामेह कटवी। इसके बाद गाज़ा के जो इंटरनल मामले हैं, इंटरनल से मतलब कि वहाँ पर हथियार किस देश से आ रहा है, किससे कैसी रणनीति बनानी है, किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ दुश्मनी रखनी है, किसके साथ दुश्मनी है, इसके लिए भी एक मुखिया है जिनका नाम है याहवा सिनवर। साथ ही साथ इनके फिर बहुत सारे कमांडर होते हैं जो इनके अंडर काम करते हैं। और इसके बाद आती है
हमास की सरकार, यानी कि जो पॉलिटिकल चीज़ें देख रही है, जो रणनीति देख रही है, जो ये तय कर रही है कि कैसे कैसे एक देश चलेगा, उसके बाद यानी सबसे आखिर में देखिए जो पॉलिटिकल लीडर है यानी हमास की सरकार है, वो सबसे नीचे आती है, जिसके अंदर एक मंत्रालय होता है, एक लोकल अथॉरिटी होती है और फिर एक सिक्योरिटी फोर्सेस होती है जो इनके सिक्योरिटी फोर्सेस को देखती है। तो इस तरीके से हमास पैदा हुआ और हमास इस तरीके से आज तक काम करता आ रहा है। और हमास का मकसद सिर्फ इतना है कि जो इजरायली यूरोप से भागकर, जो टॉर्चर होकर यहूदी भाग कर आए थे, उन्होंने अगर हमारे देश पर आधिपत्य जमाए या उन्हें एक देश मिला, उस पर वापस उन्हें अपना कब्जा करना है। अब देखिए, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि जो यहूदी हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि हिटलर किस तरीके से ज्यूइश लोगों पर या यहूदियों पर अत्याचार करता था। ये उस दौर की बात है जहाँ पे यहूदी पूरी दुनिया में डर के साए में जी रहे थे। जिस देश में जाते उनके साथ अत्याचार होता, कोई उन्हें अपनाने को तैयार नहीं होता, कि उन्हें लगता कि अगर हिटलर को अगर पता लग जाता तो हिटलर उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो यहूदी पूरी दुनिया में इधर उधर भागते फिर रहे थे। लेकिन यहूदी बहुत ही तेज तरार दिमाग के होते हैं। इन्होंने फैसला किया कि हमें अपना एक देश चाहिए। फिर यूएन में जाते हैं। फिर जिस तरीके से वनिता ने पूरी कहानी बताई, ये मूलोभाव, ये कहानी है इनकी। लेकिन जो गाज़ा पट्टी है, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम दोनों धर्रों को बताएंगे। जो गाज़ा पट्टी है, आप सोचिए कि 35 एकड़ की ज़मीन में 20 लाख लोग रह रहे हैं, सब कुछ बुनियादी ढांचे के लिए इजराइल पर डिपेंडेंट है। तो वो कौन सी 3 सबसे इम्पॉर्टेंट वजह हैं जिस वजह से गाज़ा के लोगों या फ़िलिस्तीन लोगों ने इस तारीख को, या कहें 6 अक्टूबर शनिवार के दिन, उन पर हमला किया। देखिए, जो 6 अक्टूबर 2023 उनका एक स्पेशल त्यौहार होता है। इस त्यौहार के दिन क्या होता है कि जो अक्सर जितने भी फौजी अड्डे होते हैं या सिपाही होते हैं, वो छुट्टी लेकर अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। आज से लगभग 50 साल पहले यानी 1973 6 अक्टूबर को ही इजिप्ट और जॉर्डन ने दोनों ने मिलकर, इजिप्ट के साथ एक और देश था, दोनों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। तारीख यही चुनी, समय भी यही चुना। उस वक्त 2500 से भी ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके थे और सरप्राइज अटैक था। अब इस अटैक का महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें अक्सर जो फौजी अड्डे होते हैं वो खाली हो जाते हैं या छुट्टी पे गए होते हैं, नए लोग आ रहे होते हैं और बहुत कम तादाद होती है। त्यौहार का मौसम होता है तो हर कोई सेलिब्रेट की मूड में होता है। और क्योंकि शनिवार का दिन था तो अक्सर जो बाहर जो लोग घूमने निकलते हैं तो उतनी ज़्यादा नहीं था। अब गाज़ा पट्टी पर 2021 के बाद जब हमला किया था इजराइल ने, तो वहाँ से जितने भी छुटपुट वाले जो हमले होते थे बिल्कुल बंद हो चुके थे। छोटे मोटे चलते रहते थे लेकिन मूलभाव पूरा ख़त्म कर दिया था। इजराइल की पूरी सेना, जिस तरीके से आप इस मैप में देख सकते हैं, वेस्ट बैंक की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित कर रखी थी। उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट भी वेस्ट बैंक के आसपास कर दी थी। उन्हें लग रहा था कि हमने तो गाज़ा को 2021 में जिस तरीके से बमबारी करके पूरा शांत कर दिया है, अब वहाँ से ऐसी कोई घटनाएं नहीं होंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हाल फिलहाल में अगर आपने खबरें देखी होंगी, न्यूज़ देखा होगा, तो इजराइल में नेतन्याहू एक कानून लेके आए थे जिसके लिए पूरी जनता उनकी सड़क पर आ चुकी थी, विद्रोह कर रही थी नेतन्याहू के लिए और कह रही थी कि उन्हें कानून वापस लेना चाहिए। तो सरकार, पुलिस, फौज, सबका ध्यान बॉर्डर से हटकर उनके इंटरनल मैटर पे लग चुका था। अब इंटरनल मैटर में वो इतना ज़्यादा उलझ चुके थे कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि फ़िलिस्तीन और जो गाज़ा में जो चीज़ें हो रही हैं वो उनके बिल्कुल ध्यान से उतर जाती हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि जो सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में सुरक्षा समझौता हुआ है उसमें ईरान अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो फ़िलिस्तीन का मुद्दा भूलती जा रही है और इजराइल और जो अरब देश हैं उनमें दोस्ती कैसे हो सकती है। ये तो उनकी, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि इजराइल और जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये जन्म लेते ही दुश्मन बन जाते हैं। अब उसके बीच में अगर दोस्ती हो जाती तो ईरान को सबसे ज़्यादा धक्का लगता है इसमें। अब जब मैं सुबह उठ के कुछ ईरान की न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि ईरान की न्यूज़पेपर में ये लिखा गया है कि आने वाले वक्त में कई ऐसे सरप्राइज़ और मिलने वाले हैं जो इजराइल को उससे और ज़्यादा धक्का लगेगा। ये ईरान के टॉप न्यूज़पेपर्स में लिखा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपने न्यूज़पेपर में सीधे तौर पर मना किया कि उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं वो मान रही हैं कि हो ना हो, जितने भी लड़ाकों को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि हमास ने जो वीडियो जारी किया, अगर आपने भी देखा हो, ट्विटर पर है, हम कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिसे हम दिखा नहीं सकते, उस वीडियोज़ में उनके पास वर्दी है और जिस तरीके से फाइटिंग कर रहे हैं वो देख के लग ही नहीं रहा कि एक कोई आम नागरिक लड़ रहे हैं, बिल्कुल ट्रेन प्रोफेशनल हैं। अब पहले क्या होता था, जो इनका जो डोम था जो मिसाइलों को रोकता था वो एक तय सीमा के अंदर रोक सकता था।
तो इनकी जो एक्यूरेसी रेट रहती थी कि 10 मिनट के अंदर 130 बम मिसाइल दाग दिया, 10 मिनट के अंदर 120 मिसाइल मार दिया, और जब थोड़ा सा और सुधरा तो 15 मिनट के अंदर उन्होंने 300 मिसाइलें दाग दी। इस बार जो हमला हुआ वो 20 मिनट के अंदर 5000 मिसाइलें। आप समझ रहे 100-200 मिसाइल होना बहुत बड़ी बात है, 5000 मिसाइल, लगता है बारिश हो रही हो, मिसाइलों की बारिश एक शहर के अंदर, और एक के बाद एक उसे रोकने में नाकाम हो गई। जो डोम उनका जो सबसे सिक्योरिटी वाला चीज़ मानी जाती है, ये तो हुई मिसाइल की बातें। अब इनको ट्रेनिंग इस तरीके से दी गई थी कि जो बॉर्डर को तोड़ देना, ताकि वहाँ से आराम से आ सकें, उड़ के आना, क्योंकि दीवारें इतनी ऊंची ऊंची थी कि दीवार को तोड़ना जब मुश्किल हुआ तो उड़ के आ गए और लैंड करते ही फायरिंग करना चालू कर दिया। अब फुटेज कुछ ऐसी भी थी जिसे हम गाइडलाइन की वजह से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो भी हमास के आतंकवादी ने किया वो कैसे सही, कहीं से भी सही नहीं है। जो उनके लोग कह रहे हैं कि अक्सर इजरायली हमारे साथ ऐसा कर देता, हम तो उससे बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। अगर आपको लग रहा था कि आपके साथ गलत हो रहा था, आप मंच पर आकर कहिए, आपकी बातें सुनी जाती हैं। ऐसा कोई देश नहीं है। जहाँ तक बात आई गाज़ा की, तो गाज़ा के पास देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से उन्हें एक एड दी जाती है। एड से कहने का मतलब पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक इंसानी ज़िंदगी जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गाज़ा में बहुत ज़्यादा कम है। तो इंटरनेशनली कई तरीके से पैसे आते हैं, खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी पैसे देता है। यूएन का भी दावा है कि वहाँ पे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रहने लायक नहीं है गाज़ा पट्टी, फिर भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो 5000 मिसाइल, लड़ाकों को तैयार करना, बुलडोजर से तोड़ देना, गाड़ियों और AK-47 जैसे राइफल से लेकर घुस जाना, इन सब के लिए लगते हैं पैसे। तो इनके पास अगर खाने के पैसे नहीं हैं, तो जो अमेरिका इनको खाने के लिए पैसे दे रहा है, कहीं वो पैसे गलत हाथों पे तो नहीं जा रहे कि सरकारों तक तो पहुंच रहा है पैसा, नीचे गरीबों तक नहीं पहुंचा। बिजली के लिए भी वो इजराइल पे डिपेंड होते हैं। अब शुरुआत में जब रिपोर्ट आई थी, जिस तरीके से मैप में आपने देखा होगा, ये जॉर्डन और इजिप्ट वाला जो इलाका है, कई ऐसे गैर कानूनी टनल थे जो सीधा इजिप्ट में जाके खुलते थे। तो ये जो लड़ाके ये कहीं इजिप्ट के रास्ते ईरान में गए हों या किसी अफ्रीकी देश में जाके ट्रेनिंग कर रहे हों, कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमास ने दावा किया है कि उन्होंने अपने लड़ाकों को एक सीक्रेट लोकेशन में जाके ट्रेन किया है, और ये सारी कार्रवाई खुद उन्होंने की है। खाने को पैसे नहीं है और दावा कर रहे हैं कि हमने पूरी प्लानिंग कर ली है और हम तो बस बदला ले रहे हैं, और आने वाले वक्त में हम बहुत बड़े बड़े बदला लेते रहेंगे। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो जंग जायज़, और नेतन्याहू ने ये भी कहा कि जितने भी लोगों ने इजरायलियों को मारा है हम उन्हें धूल में मिलाकर रख देंगे। जंग उन्होंने शुरू की थी, लेकिन ख़त्म नेतन्याहू की आर्मी करेगी, ऐसा नेतन्याहू ने बयान भी दिया है। और ये भी कहा है कि गाज़ा में जितने भी लोग रहने वाले हैं या तो फटाफट घर खाली कर दें, क्योंकि आने वाले वक्त में इजराइल किसी को नहीं छोड़ेगा। जो भी उस इलाके में मौजूद होगा सबको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उनके टॉप कमांडर्स को पकड़ा जा रहा है, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको पकड़कर इजराइल अपने साथ ला रही है। और कहा जा रहा है कि अब तो आखिर में कि उनकी एक टुकड़ी, जो इजराइल की टुकड़ी भी है, वो भी हमास ने कैप्चर कर ली है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रही हैं। इजराइल के लिए भी सरप्राइजिंग अटैक है, क्योंकि 6 अक्टूबर के वो दिन था जब सेलिब्रेट करने के लिए त्यौहार के मौसम पर ही उन पर हमला कर दिया जाता है, जिसके लिए इजराइल बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की खुफिया एजेंसी जो सबसे ताकतवर है, उसको ये बात कैसे पता नहीं लगी। तो जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो पता लगा कि उनके सिस्टम में चाइनीज़ ट्रोजन वायरस आ चुका था, जिस वजह से उनका पूरा सिस्टम हैंग हो चुका था। याद रखिए, मिसाइलें गिर रही हैं, लोग तोड़ तोड़ के बाउंड्री आ रहे हैं, उनकी सीमा को तोड़ दिया जा रहा है। इनका सिस्टम काम इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि इनका पूरा सॉफ्टवेयर हैंग हो चुका था। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एआई, कंप्यूटर, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब ऐसे मौक़ों पर अगर कोई वायरस आके इसे हैंग कर दे, तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए या ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए जो मैन्युअली इन सब चीज़ों को फटाफट कैसे डील किया जा सके। चाइनीज़ ट्रोजन वायरस मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जितने भी समझदार लोग हैं समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक चाइनीज़ ट्रोजन वायरस इजराइल के सॉफ्टवेयर में पहुँच जाता है। कौन डालता है? फिलिस्तीन डालते हैं। उनके पास कहाँ से आया, एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये सवाल वाजिब भी है। कोशिश की है हमने कि आप तक कोई अपना ओपिनियन ना दे, लेकिन अगर आपका कोई ओपिनियन है तो हमें ज़रूर पढ़ के बताएं, क्योंकि हो सकता है कि हमने जो भी चीज़ें बताई हों आप इससे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन हमने कोशिश किया है कि डाटा वाइज आपको चीज़ें बताएं। हमने कोई अपनी मत नहीं रखा है, कोई हमने किसी का साथ देने की कोशिश नहीं की है, लेकिन
अगर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।